साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। हम आज की सच्ची कहानी आपको सुनाएं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां जो कुछ भी दिखाया जाएगा वो न सिर्फ आपको सावधान करेगा बल्कि सतर्क भी रखेगा। जनवरी 2014, मुरादाबाद जिले के एक गांव में दो व्यक्ति पहुंचते हैं। गांव का नाम गुरेठा। वहां पे एक गोद में बच्चा था, छोटा सा। अब पहुंचते ही वहां पे वो आदमी बोलता है कि भैया, ये पास में जो मेडिकल कॉलेज है तीर्थंकर महावीर, वो मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था, बच्ची मर गई, इसे दफनाना है, हमें फावड़ा वावड़ा चाहिए भैया, शमशान का रास्ता बता दीजिए, हम वहीं जा रहे हैं, दफना देंगे। छोटी सी बच्ची, 4-5 दिन। दुख की ऐसी कोई भी बात होती है तो लोग, खासतौर पे गांव देहात के लोग, तो बहुत ज्यादा जो है सहयोग करते हैं। फावड़ा कोई जल्दी से जाके किसान दौड़ के गया, फावड़ा लेकर आया, और गांव के पास में ही एक नदी बहती थी। उसी नदी के पास में ही एक शमशान घाट था। वहां पे इसको दफनाने के लिए बता दिया गया। दुकान से एक बच्ची के लिए कफन भी खरीद लिया गया, और आसपास के गांव वाले भी जो वहां पे उपस्थित थे, वो भी, दो अनजान आदमी एक अनजान गांव में, वो सब लोग मिलकर उस नदी की तरफ चल दिया। नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी के किनारे एक आदमी उस बच्ची के लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। पिता उस बच्ची को गोदी में लिए हुए था, और जैसे ही पिता उस बच्ची को उस जो गड्ढा खोदा था उसमें रखा, बच्ची रोने लगी। बच्ची रोने लगी तो गांव वाले चौंक गए, क्योंकि गांव वालों को यही बताया गया था कि ये बच्ची तो मरी हुई है, और इसको जो है पत्नी ने पैदा होते ही मरा हुआ घोषित कर दिया था, तो ये रो कैसे रही है। अब वो, उसमें से एक उसका पिता था, एक उसका मामा। अब ये बच्ची रो रही थी, इसमें वो लोग खुश होना चाहिए उनको, लेकिन उनका, वो घबरा रहे थे, उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। गांव वाले समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत दोनों को घेर लिया और हकीकत जानने की कोशिश करने लगे, और ये बार बार कहते रहे कि भाई क्या है। तो वो हमेशा जो है दोनों इस बात पे टिके हुए थे कि बच्ची को डॉक्टर ने कहा था मर गई है भैया, हम तो दफनाने के लिए आए थे। और ये बात गांव वालों को नहीं उतर रही थी, उनके गले नहीं उतर रही थी। आसपास के खेत से लोग भी वहां इकट्ठा हो गए शमशान पे, और तभी लोगों को बढ़ता देखकर वो दोनों उस बच्ची को लेकर भागने का मौका ढूंढने लगे। इतने में उन लोगों को पकड़ के पुलिस को फोन कर दिया गया। सूचना मिली, पास के ही जो वहां पे जो थाना था, वहां के जो थाना प्रभारी थे, वो शमशान घाट पे पहुंचते हैं और दोनों से पूछताछ के लिए दोनों को अपने साथ लेकर जाते हैं, बच्ची के साथ। लेकिन बच्ची की हालत नाजुक थी, जिसमें से एक ने अपना नाम राजेश बताया और दूसरे ने दिनेश। और जो बच्ची थी वो 4-5 दिन की थी और वो जीवित थी। तो तुरंत पुलिस ने उसको पास के ही जो मेडिकल कॉलेज था वहां पे तुरंत एडमिट करवाया, और इन दोनों को तीर्थंकर महावीर नाम था उसके, जो कॉलेज पास में मेडिकल कॉलेज था, वहां पे एडमिट कराया, और फिर इन दोनों को पुलिस थाने में रखा। डॉक्टरों ने जब उस बच्ची की देखभाल की, देखा, तो वो चौंक गए, क्योंकि वो बच्ची पैदा हुई थी और उस समय वो वहीं भर्ती थी। मतलब उसी तीर्थंकर अस्पताल में ही पैदा हुई थी, वहीं भर्ती थी, और जो उसका पिता था राजेश, वो उसको जीवित अवस्था में लेके गया था। मतलब मरने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब जब ये सारी बातें भी पुलिस को पता चली, तो पुलिस ने फिर पूछताछ करने की सोची। उधर आईसीयू में बच्ची का इलाज होना शुरू हुआ। इधर पुलिस जो है वो सीधे पहुंच गई थाने, जहां पे इन दोनों को पकड़ कर रखा गया था। और उस थाने में जब राजेश से, जो उस बच्ची का पिता था, उससे उसको जिंदा दफनाने की बात की गई, पूछा गया क्यों भैया, ऐसा क्या हुआ, तो उसने जो कहानी बताई बहुत चौंकाने वाली थी। राजेश मूलतः उत्तर प्रदेश का बरेली के पास में एक छोटा सा शहर है, हाफिजगंज, वहां का रहने वाला है, और वो जो है मोटर मैकेनिक का काम करता था।
उसके पिता को जब लगा कि भाई राजेश की शादी की उम्र हो गई है, तो उसने वहीं पास में ही एक लड़की से अपने बेटे की शादी करा दी। सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था। शादी हुई, शादी के बाद राजेश के खर्चे बढ़ गए थे, तो राजेश किसी दूसरी जगह पर नौकरी ढूंढने लगा। और जब नौकरी ढूंढने लगा तो इसी दौरान उसको जो है रुद्रपुर एक जगह है उत्तरांचल में, वहां पे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। और उस फैक्ट्री में वो नौकरी के लिए गया। कुछ दिनों बाद वो वहां अपनी पत्नी सुनीता को भी लेके पहुंचता है। सब कुछ ठीक था, हंसी खुशी सारी जिंदगी चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान जो सुनीता थी वो गर्भवती हो गई। पति पत्नी दोनों बहुत खुश। पहली बार मां बनने जा रही थी सुनीता, दूसरी बार राजेश जो है वो पिता बनने की खुशी में था। और दोनों जो है एक दूसरे का भरपूर ख्याल रखते थे। राजेश सुनीता का भरपूर ख्याल रखता था और सुनीता भी राजेश को बहुत प्यार करती थी। 7 महीने बीत गए। 7 महीने में एक दिन अचानक 7 महीने बीतते बीतते उस सुनीता के पेट में कुछ दर्द हुआ और डॉक्टर के पास एहतियातन ये दिखाने पहुंचे। डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो कॉम्प्लिकेशन इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, और उन्होंने सुनीता को वहीं रोक लिया। अब रुद्रपुर में कई नर्सिंग होम ऐसे थे जहां सुनीता को लेके जाया जा सकता था, लेकिन वो सारे महंगे थे। लेकिन राजेश चाहता था कि भैया सस्ते में काम हो जाए, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे नहीं थे। तो वो जिस नर्सिंग होम में रोका गया था वहां से वो अपनी पत्नी को लेता है और उसको लेकर मुरादाबाद आ जाता है, और वहां पे जो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज है उसमें वो भर्ती करा देता है। 4 जनवरी 2014 को सुनीता एक बेटी को जन्म देती है, और बेटी चूंकि 7 महीने में प्रीमेच्योर बेबी थी, इसलिए बहुत कमजोर थी। इंक्यूबेटर में उसको रखना बहुत जरूरी था, और मेडिकल कॉलेज में जो इंक्यूबेटर था उसमें पहले से ही दूसरे बच्चे रखे हुए थे। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज के जो जॉइंट डायरेक्टर थे उस समय, उन्होंने राजेश को बोला कि भैया बच्ची को बचाने के लिए किसी दूसरे नर्सिंग होम या अस्पताल में जाओ, या फिर दिल्ली चले जाओ, क्योंकि बच्ची को इंक्यूबेटर में रखना बहुत जरूरी है। इसकी हालत ठीक नहीं है, ये बहुत कमजोर है। राजेश इस बात को जो है सुनता है, उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अब उसको समझ ही में नहीं आता है कि क्या करे। बच्ची को गोद में लेता है और लेके भागता है। जो तीमारदार थे उसके आसपास के लोग, वो लोग जब बच्ची को देखते थे कहते हैं नहीं भैया ये बच्चे की नहीं, और बच्चे की भी तो अपंग हो जाएगी। अब बेटी की जान बचाने के लिए राजेश उसको लेकर मुरादाबाद के साई अस्पताल पहुंचता है। राजेश का साला जो था दिनेश, जो कि उस बच्ची का मामा था, वो भी पहुंचता है और भर्ती करने से पहले 10,000 रुपए जमा करने के लिए अस्पताल कहता है। पैसे तो इतने हैं ही नहीं। अब जब पैसे नहीं थे और कोई सुविधा नहीं मिल रही थी, उसी समय वहां अस्पताल कर्मी एक जो है उसने कहा कि पैसे जमा करवा दूंगा, आप इलाज शुरू कर दो। लेकिन उन दोनों की इस अनुरोध को भी अनसुना कर दिया गया। बेटी हर हाल में राजेश बचाना चाहता था अपनी बेटी को। कई सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से अपनी स्थिति बताई, उनसे कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। सबके पास कोई ना कोई बहाना था, और वो बहाना सुन सुनकर राजेश परेशान हो गया। समझ में ही नहीं आ रहा था उसको कि अब वो करे क्या करे। ऐसे में जब चारों तरफ से राजेश हताश हो गया, तो उसके कान में वो लगातार जो तीमारदार थे ना, जो मेडिकल कॉलेज वाले, उनके शब्द बार बार गूंज रहे थे, बच्ची बचेगी नहीं भैया, और बचेगी भी ना तो विकलांग हो जाएगी, इसको जो है कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसके ऊपर पैसा खर्च किया जाए। अब राजेश को ये बात पता नहीं क्यों बहुत बार बार गूंज रही थी, और उसके मन में ये बात आ गई कि भैया इसको बचाने का फायदा ही क्या, अच्छा है ये मर जाए। अब वो खुद अपनी बच्ची को मार नहीं सकता, उसको देख के दया आ रही थी, लेकिन करे तो क्या करे। इलाज भी नहीं करवा पा रहा है, मार भी नहीं पा रहा है। अपने साले से उसने बात की, साले ने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है भाई जीजा जी,
कोई बात नहीं, आपके भाग्य में दूसरा बच्चा लिखा होगा तो हो जाएगा, जाने दीजिए इसको। और दोनों ने मिल के फैसला किया कि हम लोग इसको ले जाके काट देंगे। अब उसको मारने की कोशिश किसी ने नहीं की दोनों में से। उनको ये लगा कि भैया इसको ले जाके ऐसे, क्योंकि ना वो रो रही थी ना बोल रही थी, उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसे ले जाके दफना देंगे, और उसी के लिए वो उस गांव में पहुंचे थे। गड्ढा खोदा, फावड़ा मांगा, गड्ढा खोदा, सब कुछ किया गोरेठा गांव में। और जैसे ही उस बच्ची को नीचे लेटाया, वो बच्ची हाथ पैर मारने लगी और रोने लगी, और तब ये लोग पकड़ में आए। अब इस सारे खेल में, इस सारी चीजों में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो ये कि राजेश और राजेश का साला, वो दोनों मतलब नहीं चाह रहे थे कि वो कुछ इस तरीके का करें, लेकिन जो उनके अपने सगे थे उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। उनके पास में जो लोग थे उन्होंने ऐसी बातें कही कि एक पिता मजबूर हो गया। मतलब माँ की गोद से पिता अपने मजबूत हाथों में बच्चा इसलिए उठाया था कि वो इलाज कराएगा, लेकिन उसको क्या पता था कि उसको जिंदा दफनाना पड़ेगा। सिर्फ कुछ पैसों की खातिर राजेश अपना सब कुछ खो बैठा था, दिमाग सेंस सब खो बैठा था। ठंडी रेत ने जब बच्चे का हाथ पैर चलाना शुरू किया बच्चे ने, तो फिर वो बच्ची रोते रोते शायद यही पूछ रही होगी, पापा मत मारो, क्या कसूर है मेरा, एक दिन तुम्हारा सहारा बनूंगी, इस घर का उजियारा बनूंगी। पिता की संवेदनशीलता मर चुकी थी, पैसा जेब में था नहीं, बीवी जो है वो अपने अलग एक कोने में पड़ी हुई थी, बच्ची जो उसकी गोद में थी उसका इलाज नहीं करवा पा रहा था। ये सब सुनकर, ये सब देखकर वो बहुत परेशान था, और इसी परेशानी में उसने ये निर्णय लिया। अब पुलिस की पूछताछ में जब ये सारी बातें हो गई, तो पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया और जेल भेज दिया। पुलिस ने उस बच्ची को उसी तीर्थंकर मेडिकल महावीर यूनिवर्सिटी में भर्ती करवा दिया था, तो वहां पे ही उसको इंक्यूबेटर में रखा गया, और उसकी जो हालत थी उसकी सुधर गई। और उधर उसकी जो माँ थी सुनीता, उसको तो कुछ भी पता नहीं था। उसने जिस बच्ची को जन्म दिया उसकी हत्या की कोशिश करने में उसका पिता जेल में है, ये सब कुछ नहीं पता है उसको। बस इलाके के लोगों को जब पिता के इस तरीके के कृत्य के बारे में पता लगा, तो लोग बहुत सहमे, गुस्से में आए। लेकिन अगर उन्होंने वहां उस समय जो पैसा इकट्ठा करके दिया वो पहले कर देते, तो शायद एक बाप यमराज बनने से बच जाता। लेकिन पैसा इकट्ठा हुआ, सब कुछ रखा गया, सारी चीजें हुई। एक हफ्ते बाद उस बच्ची ने उसी अस्पताल में दम तोड़ दिया। राजेश की नीयत कभी हत्या करने के लिए नहीं थी, वो उसकी सुरक्षा के लिए ही उसको मेडिकल कॉलेज लेके आया था, अपनी बीवी को लाया था, अपने बच्चे को बचाने के लिए लाया था। फिर वहां से वो दूसरी जगह भी वो उसके इलाज के लिए ही ले जा रहा था, लेकिन पैसे नहीं। सगे संबंधियों ने कोई साथ नहीं दिया, सबसे गुहार लगाई, सबने मुंह मोड़ लिया। आप बताइए, क्या इसमें सिर्फ राजेश गुनहगार है, उसका साला गुनहगार है? बाकी लोग जिनसे उसने हाथ फैलाया था और उसके हाथ कुछ नहीं आया, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो अस्पताल के जो तीमारदार जिन्होंने उसके दिमाग में ये बात भर दी थी, बचेगी नहीं, बचेगी भी तो विकलांग होगी, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? ये वो सवाल हैं जो जब मैं इस केस को पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में ये सवाल गूंज रहे थे। अब राजेश के सामने चाहे जो भी हो, लेकिन वो अकेला दोषी नहीं है। मैं नहीं मानता कि वो अकेला दोषी है। इस दोष में उन लोगों का भी हाथ है जिन्होंने उसे इस रास्ते पर जाने पर मजबूर किया। इतना संवेदनहीन बना दिया उसको कि उसने अपनी जीवित बेटी को कब्र में रखते वक्त कांपा तक नहीं। बेटियों पर जो खतरा है वो हमेशा से बढ़ता जा रहा है। बेटे की चाहत में लोग
कोख में ही बेटियां खत्म करने की कोशिश करते हैं। 21वीं सदी आ रही है, बात कर रहे हैं 21वीं सदी में हम लोग खड़े हैं, सोच अभी भी वही पुरानी है। भ्रूण हत्या की कोई कमी नहीं। आप 1990 की बात करेंगे तो प्रति 1000 पुरुष पे जो अनुपात था वो 906 महिलाएं था। 2005 में ये अनुपात 836 महिलाओं का हुआ है। 2014 में 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां थी। मतलब थोड़ी बहुत जागृति आई है, थोड़ी बहुत लोगों के अंदर जागृति आई है, भ्रूण हत्याओं का ग्राफ गिरा है, अच्छी बात है। लेकिन इस मामले को देखकर लगता है कि अभी भी पुरुष की सोच को बदलना बहुत जरूरी है, साथ ही समाज की सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आज बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए, सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए खुल के ऐप। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।